मंगल आशीष गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संगठित मंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। 1885 में बनी यह संस्था आगे चलकर भारत की आज़ादी की धुरी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके जन्म के पीछे कई गहरे कारण थे? आइए विस्तार से समझते हैं कांग्रेस की उत्पत्ति, उस समय की ब्रिटिश नीति और इसकी प्रारंभिक उपलब्धियां व सीमाएं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, प्रिंट मीडिया के विकास और रेल व टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं ने एक नए जागरूक मध्यम वर्ग को जन्म दिया। यह वर्ग भारतीय समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने लगा था। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियां, भारी कर व्यवस्था, भारतीयों के साथ भेदभाव और बेरोजगारी ने असंतोष को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन और उसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिणामों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक, नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियां प्रदान की। 1870 के दशक के उत्तरार्ध और 1880 के दशक की शुरुआत में भारत में एक ऐसे मंच की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो पूरे देश के जागरूक भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित कर सके। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और रेलवे जैसे साधनों ने देश में एक नया राजनीतिक चेतन वर्ग तैयार कर दिया था। लेकिन यह वर्ग बिखरा हुआ था। ऐसे समय में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक A.O. ह्यूम ने इस विचार को मूर्त रूप दिया। उन्होंने भारत के प्रमुख बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने की पहल की ताकि अंग्रेजी हुकूमत से शांति और संविधान के माध्यम से संवाद किया जा सके। इसी प्रयास का परिणाम था दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन, जिसमें देश भर से 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। यही वह क्षण था जब भारत के राजनीतिक इतिहास में एक संगठित संघर्ष की शुरुआत हुई। हालांकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की आलोचना होती है कि वे मांग पत्र तक सीमित थे, लेकिन उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने भारत में एक राजनीतिक जागरूकता की नींव रखी। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से अंग्रेजी आर्थिक लूट को उजागर किया। अंग्रेजों को लोकमत का दबाव दिखाने का एक मंच मिला, जिससे कुछ प्रशासनिक सुधार भी हुए। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कांग्रेस की निरंतर मांगों का परिणाम था। उन्होंने भारतीय प्रेस, शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका में सुधार की मांगें रखीं, जिससे धीरे धीरे सुधारात्मक बदलाव आए। प्रारंभिक कांग्रेस पर यह आरोप भी लगे कि यह जनता से कटी हुई संस्था है और इसकी बैठकें केवल अंग्रेजों से याचना तक सीमित रहती थीं। नेताओं की भाषा, मांग और शैली आम जनता की समझ से परे थी। गांवों और श्रमिक वर्ग तक इसकी पहुंच नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी और सुधार की उम्मीद उसकी नीतियों की वास्तविकता को नज़रअंदाज करती थी। यह वर्ग संघर्ष से दूर रहकर केवल शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया। इससे ब्रिटिश सरकार पर वास्तविक दबाव नहीं पड़ा और उनकी नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों जैसे दादा भाई नौरोजी और गोखले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा गया, जो केवल प्रार्थना और याचिका तक सीमित थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे नरमपंथी नेता शासन के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही 1905 के बाद गर्मपंथी नेता उभरे, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, जिन्होंने स्वराज, बहिष्कार और जनांदोलन की बातें की, अंग्रेज़ों का रवैया बदल गया। अब राष्ट्रवादियों को उपद्रवी माना जाने लगा और उनके खिलाफ दमन, गिरफ्तारियां और कड़े कानून लागू किए गए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भले ही सीधे स्वतंत्रता की मांग न की हो, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट को ड्रेन थ्योरी के जरिए उजागर किया और भारत को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती दी। उनका शांतिपूर्ण, संवैधानिक और तार्किक दृष्टिकोण बाद के आंदोलनों के लिए वैचारिक आधार बना। गर्मपंथियों और गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए, उनकी जड़ें इन्हीं नरमपंथियों की शिक्षाओं
और पहलों में थीं। उन्होंने ये साबित किया कि भारत में संगठित जनमत तैयार किया जा सकता है और यही आज़ादी की दिशा में पहला ठोस कदम था।